कालू जी, मेरा दिल कर रहा है कि जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएं और इस जंगल के सारे फल और अनाज हम दोनों मिलकर खाएं। हाँ गोरी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। कालू जी, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। मेरी माँ का दिमाग बहुत तेज चलता है। उनके पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। वही है अब जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हैं। बात तो ठीक है गोरी, तुम्हारी माँ जी सब कुछ कर सकती हैं। तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ। फिर गौरी कभी उड़ती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ जी, मैं और कालू चाहते हैं कि जंगल के सभी पक्षी हमारा जंगल छोड़कर चले जाएं। इसलिए माँ जी, मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। अरे गौरी बेटी, क्या तू चाहती है कि जंगल के सारे फल और अनाज तुम दोनों अकेले ही खाओ? हाँ माँ, ऐसा ही सोच रहे हैं हम। गौरी बेटी, जाकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बता दो कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर जंगल के सारे पक्षी डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे। फिर सारा जंगल तुम दोनों का होगा और तुम दोनों ही पूरे जंगल पर राज करोगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुमने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है। ऐसे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। गौरी कवि वापस जाती है। जाते हुए रास्ते में गौरी कवि को रानू चिड़िया मिलती है। गौरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया बहन, समय नहीं है, जल्दी करो। गौरी बहन, क्या क्या जल्दी करूँ मैं? कुछ तो बताओ। चिड़िया, हमारे जंगल की ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इसलिए जंगल के सभी पक्षियों को बता दो कि ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जंगल में चले जाएं। गौरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है। क्या गौरी, तूफान तूफान आ रहा है? फिर तो हम सबको यहाँ से जाना होगा। मैं जाकर अभी कबूतर को बताती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। गौरी कवि अपने घर जाती है। कालू जी, मेरी माँ ने एक ऐसा उपाय बताया है कि शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर गौरी कवि कालू कव्वे को अपनी माँ का उपाय बताती है। दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। गोरी, तुम मिट्ठू के पास जाओ और मैं बुलबुल के पास जाता हूँ। हम उनको भी ये खबर सुना देते हैं। फिर गौरी कवि मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मेरे भाई मिठू, जल्दी से ये जंगल छोड़ने की तैयारी कर लो। क्यों गोरी, इस जंगल में क्या होने वाला है? क्या कोई शिकारी आने वाला है? नहीं मिट्टू, कल जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। साथ में तेज बारिश भी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने वाली हैं। अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बहन वाले जंगल में चला जाता हूँ। मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तूफान और तेज बारिश से बहुत डर लगता है। मिट्टू तोता ऐसे शोर मचाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया, हौसला रखें, जब तूफान रुकेगा तो हम सब वापिस आ जाएंगे। कबूतर तो तूफान की खबर सुनकर रोए ही जा रहा था। चिड़िया बहन, मैंने बहुत मेहनत से अपना नया घर बनाया था। मेरे लिए अपना घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। कबूतर भैया, अगर जिंदा रहे तो घर दोबारा भी बन जाएगा। आप मेरी बात मान लें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया और कुकू, अपना सामान इकट्ठा करो, हमें आज शाम ही ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मगर मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, इस जंगल में तूफान आने वाला है। गंदा गंदा है ये तूफान। कई बार हमें इस तूफान के कारण अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया और कुकू, तुम चिंता नहीं करो, हम कुछ दिनों के लिए आपकी नानू के पास चले जाएंगे और फिर जैसे ही तूफान रुकेगा हम वापिस आ जाएंगे। नानू का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपना सामान इकट्ठा करती है। वो बच्चों को साथ लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर वो जंगल छोड़कर जा रहे थे। जाते जाते रानू चिड़िया कौवों को एक पेड़ पर देखकर उनके पास जाती है। गोरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो ये जंगल छोड़कर? चिड़िया, मैं और कालू आज शाम मेरी माँ वाले जंगल में चले जाएंगे। जल्दी करो चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा न हो कि तूफान आ जाए और तूफान में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मर न जाएं। कालू, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और उसकी पत्नी भी वो जंगल छोड़कर वहाँ से जा रहे थे।
दूसरी ओर बुलबुल भी अपने तिनकों का घोंसला उठाकर वो जंगल छोड़कर जा रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी जगह सुरक्षित जगह पर जाने के लिए उड़ रहे थे। शाम होने से पहले जंगल खाली हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में अकेले रह गए थे। वो एक पेड़ से मीठे मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, अब ये मीठे फल मेरे और तुम्हारे हैं। कोई दूसरा पक्षी नहीं है। पूरे जंगल पर अब हमारा राज है। हाँ गोरी, अब हमें दाना पानी लेने कहीं दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। वो कौवे जी भरकर फल खाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अच्छा किया बेटी कि तुम यहाँ चली आई। यहाँ तूफान का कोई डर नहीं है। चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे ये समझ नहीं आई कि उन कौवों को कैसे पता चला कि हमारे जंगल में तूफान आने वाला है। गुड़िया बेटी, हो सकता है कि कौवों को किसी मौसम के पक्षी ने सूचना दी हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी और कालू तो मजे मजे से मीठे फल खाते हैं। मैं काला कौवा हूँ, कोई भी मुझ जैसा नहीं। मैं हूँ काली कौवी, शैतान काली कौवी, कोई मुझ जैसा नहीं। कालू जी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो है ना मोटी चोंच वाला मिट्ठू, हर समय मीठे फल के लिए मुझसे लड़ाई करता रहता था। गोरी, अब कोई नहीं है जो हमसे लड़ाई करेगा। रात हो जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफानी हवाएं भी चलने लगती हैं। कौवों का घर तो हवा से झूल रहा था। उनका घर तेज हवा में एक तिनके की तरह उड़ता है, नीचे आकर धड़ाम से गिरता है और टूट जाता है। कौवे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं। कालू पति जी, तूफान तो सच में आ गया है। अब हम क्या करेंगे? गोरी, हमने तो पक्षियों से झूठ बोला था, मगर क्या पता था कि तूफान सच में आ जाएगा। वो पक्षी बच गए जो जंगल छोड़कर चले गए और हम दोनों तूफान में फंस गए हैं। तेज हवा कालू कौवे को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा कांटेदार पेड़ से टकराकर झाड़ियों में फंस जाता है। गोरी कौवी भी तेज हवा के कारण उड़ते हुए एक झाड़ी में फंस जाती है और वो रोने लग जाती है। कालू, मेरे कालू पति जी, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। गोरी, मैं यहाँ हूँ। मेरा पंख टूट गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता। हमें झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा मिली है। कालू, अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो वो जरूर हमारी मदद करता, मगर अब हम किसी को अपनी मदद के लिए पुकार भी नहीं सकते। फिर तेज बारिश और तेज हवा उन दोनों कौवों की जान ले लेती है। वो दोनों कौवे बारिश के पानी में भीग भीग कर मर जाते हैं। गौरी, कितना समय हो गया, तूने अभी तक अंडा नहीं दिया। माँ, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो हमें कब खुशियाँ देगा। रानू चिड़िया की शादी तुमसे 1 साल बाद हुई थी, मगर देखो उसके कितने प्यारे 2 बच्चे हैं। मैं मरने से पहले अपने पौधों का मुंह तो देख लूं, फिर आराम से मर पाऊंगी। परंतु तू तो ये चाहती ही नहीं। माँ, तुम मरने की बातें ना करो। गोरी की सास गोरी को हर रोज इसी तरह से ताने दिया करती थी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब गोरी कौवी का दिल न दुखता हो। वो इन सब बातों से परेशान होकर दिन रात रोती रहती थी, पर गोरी क्या कर सकती थी? वो चाहकर भी माँ नहीं बन सकती थी। एक दिन गोरी की सास नदी पर बैठी हुई थी, तभी एक बूढ़ी कौवी मिठाई लेकर वहाँ आती है जो उनकी पड़ोसन थी। अरे अरे, ये मिठाई किस खुशी में? सहेली, खुशियों की तो बात है। आज मेरी बहू ने अंडा दिया है, अब कुछ ही दिनों बाद मेरा पोता आएगा। तू सुना सहेली, गोरी ने अंडा दिया है कि नहीं? भला कहाँ, वो कभी तो बस सारा दिन दाना ही खाती रहती है। मेरी माँ, तू अपने कालू की किसी और जगह शादी कर दे, वो कभी बांझ है बांझ। गोरी की सास को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर चली जाती है। गौरी, तेरी सहेली पड़ोसन ने भी अंडा दे दिया है। एक तू है जो मुझे कभी खुशियाँ नहीं दे सकती। अब तो मुझे अपने कालू की शादी किसी और कवि से करानी ही होगी। माँ जी, ऐसा तो ना कहे, इसमें भला मेरा क्या दोष है?
ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन गोरी कभी भी गर्भवती हो जाती है। गोरी की सास अब बहुत खुश थी। एक दिन गोरी कभी की सास अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उनकी पड़ोसन बूढ़ी कभी आ जाती है। वो आते ही गोरी कभी की सास को भड़काने लगती है। अरे सहेली, तेरी बहू इतने समय बाद गर्भवती हुई है। हमारे जंगल में एक उल्लू बाबा आए हैं। वो बहुत पहुँचे हुए बाबा है। तू एक बार उनके पास जा, वो तुझे बता देंगे कि तुझे पोता होगा या पोती। क्या सहेली, तू ठीक कह रही है, मैं आज ही जाती हूँ वहाँ। फिर गोरी की सास उस ढोंगी उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मेरी बहू कई सालों बाद अंडा देने वाली है। मुझे पोता चाहिए। तुम बहुत पहुँचे हुए उल्लू हो, मुझे बताओ कि मेरे यहाँ पोता होगा या पोती। बुढ़िया, तेरी बहू पोते को जन्म देगी, मगर हाँ, जैसे ही वो अपने बच्चे को जन्म देगी तो तू अंधी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं उस कभी के लिए अंधी नहीं होना चाहती। मैंने अभी देखा ही क्या है, मैं इस बच्चे को मार दूंगी। ना ही रहेगा ये बच्चा और ना ही मैं अंधी होंगी। गोरी की सास अपने घर लौट जाती है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये गोरी भी मर जाए और उसका बच्चा भी। पीछे बैठी गोरी कभी अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। गोरी कभी अपनी सास की बातें सुनते हुए वहाँ से भाग जाती है। गोरी कभी को रास्ते में रानो चिड़िया मिलती है। क्या हुआ गोरी बहन, आप इतनी तेजी में कहाँ जा रही थी? आपके लिए इतना तेज उड़ना अच्छा नहीं है। आपको पता है ना कि आप माँ बनने वाली हैं। चिड़िया, क्या बताऊं, मेरी सास मुझे मारना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए। किसी ढोंगी उल्लू ने उन्हें बताया है कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो अपनी आंखें खो देंगी। गोरी बहन, आपकी समस्या का हल तो है मेरे पास। चिड़िया, मुझे बताओ, क्या मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती? गोरी, काली पहाड़ी पर एक अनार का फल है। अगर तुम वो अनार का फल खा लोगी तो तुम्हारी सास तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और समय आने पर वो तुम्हारे बच्चे से प्यार करेगी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी जाती हूँ। फिर गोरी कभी वहाँ से काली पहाड़ी की ओर चली जाती है। गोरी कभी अनार के पेड़ से अनार खाती है और वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। घर पर गोरी कभी की सास गोरी का इंतजार कर रही थी। अब क्यों लौट कर आ गई है? गई तो ऐसे थी कि कभी लौट कर नहीं आओगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी। अगले दिन गोरी की सास रसोई में ढेर सारा तेल गिरा देती है ताकि गोरी जब रसोई में खाना बनाने आए तो वो गिर जाए। गोरी कभी जब रसोई में आती है तो वो तेल से गुजर जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। अरे ये क्या, मैंने तो यहाँ तेल डाला था मगर इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं जाकर देखती हूँ ये फिसली कैसे नहीं। जैसे ही गोरी की सास वहाँ पर पाँव रखती है तो वो गिर जाती है। आए, मैं मर गई। गौरी जल्दी आओ, मैं मर गई। फिर गोरी कभी अपनी सास को आकर बचाती है। अरे मारने चली थी मैं उसके बच्चे को मगर खुद की ही कमर तोड़वा कर बैठ गई। मगर कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ और ही करना होगा। एक रात गोरी कभी सोई हुई थी तो उसकी सास उसके घोंसले को आग लगा देती है मगर वो देखती है कि गोरी कभी को तो आग लगी ही नहीं थी। अरे ये क्या, कभी को तो आग छू तक नहीं रही। वो बहुत हैरान होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कभी अंडे को जन्म देती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद अंडे से बच्चा निकल आता है। गोरी के अंडे से बेटा कौवा बाहर आता है। माँ जी, ये देखे आपका पोता। अब आपको पोता भी मिल गया और आप अंधी भी नहीं हुई। मुझे माफ कर दो गौरी, इस ढोंगी बाबा की वजह से मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए। गोरी बहन, आज बच्चों को तुम संभालना, मैं जाकर दाना लेकर आती हूँ। ठीक है चिड़िया, मगर जल्दी आना। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा कुकू और गुड़िया बहुत शरारती हैं और मेरे जग्गू को परेशान करते हैं। ठीक है गोरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। रानू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। आज तो मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से दाना ढूंढना होगा।
उड़ते उड़ते रानू चिड़िया एक किसान के खेत में जाती है। रानू चिड़िया पास जाकर देखती है तो गेहूं के दाने अभी तक पके नहीं थे। अरे, अभी फसल तैयार नहीं हुई। इन दानों को पकने में अभी बहुत देर है। मुझे कहीं और जाकर दाना ढूंढना होगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल आई थी। वो पहाड़ों की ओर आ गई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। बच्चे, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तेरे मम्मी पापा तो यहाँ नहीं है। उनके आने से पहले मैं तुझे खा जाऊंगा। तुझे निकलकर मुझे 2-3 दिन तक कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहेगी। नहीं नहीं, आप मुझे ना खाओ, वरना मेरे पापा आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे, ये चील का बच्चा तो अकेला है। मुझे इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो ये सांप इसे खा जाएगा। फिर रानू चिड़िया चील के घोंसले के पास जाती है। अरे सांप, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किसका बच्चा है? हाँ हाँ, मुझे पता है कि ये किसका बच्चा है। मैं बहुत भूखा हूँ। मैं इसे खाकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तूने बीच में आकर मेरा समय बर्बाद कर दिया है। अब देख, पहले मैं तुझे ही खाऊंगा। रानू चिड़िया डर जाती है और बोलती है, अरे वो देखो, इसके मम्मी पापा आ गए हैं। क्या? कहाँ है चील? चील का नाम सुनकर वो सांप डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। अगर आज आप मुझे ना बचाती तो वो सांप मुझे खा जाता। अच्छा हुआ बेटा, मैंने आपके रोने की आवाज़ सुन ली थी। वैसे बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो आपको यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? आंटी जी, मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे बचपन से संभाला है। मैं छोटा हूँ, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। वो आते ही होंगे। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो सांप फिर से वापस आ गया तो? बेटा, तुम चिंता नहीं करो। जब तक आपके बाबा नहीं लौटते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे, ये चिड़िया भी इतनी देर हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। माँ, आंटी चिड़िया कब आएगी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ जग्गू बेटा, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, मगर वो चिड़िया न जाने कहाँ रह गई है। उधर बारिश भी रुक जाती है और चील अपने घोंसले में लौट आता है। बाबा, आप लौट आए? बाबा, आपको इतनी देर क्यों लगी? आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? फिर चील का बच्चा अपने पिता को सारी बात बता देता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो मैं इसकी माँ को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं चील भाई, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ चीलों के इलाके में क्या करने आई थी? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है? मेरा नाम रानू है। मैं दाने की खोज में भटकते हुए यहाँ आ गई। मैं बारिश की वजह से यहाँ रुक गई थी। तभी मुझे छोटे चील की आवाज़ सुनाई दी और मैं यहाँ मदद के लिए आ गई। लगता है अब मुझे खाली पंखों ही लौट कर जाना होगा। चिड़िया, मेरे पास अनाज रखा हुआ है, वो तुम ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील भाई। अब मैं चलती हूँ। फिर बाबा चील रानू चिड़िया को दाना देता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने घर लौट आती है। फिर रानू चिड़िया सारी बात गौरी कवि को बताती है। चिड़िया, चील पर विश्वास न करना। मैंने सुना है वो बहुत जालिम होते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज दाना लेने जाने की बारी गौरी कवि की थी। वो अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू का ध्यान रखना। हाँ गौरी बहन, मैं आपके जग्गू का बहुत ध्यान रखूंगी। फिर गौरी कवि दाना ढूंढने चली जाती है। बच्चों, मैं खाना बनाने के लिए रसोई में जा रही हूँ। आप तीनों शरारतें ना करना और अपना होमवर्क पूरा कर लेना। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मैंने होमवर्क नहीं लिखा तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। झूठ बोलता हूँ। हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे होमवर्क करवा दिया था। क्या आंटी, अब हम खेलने के लिए बाहर जाएं?
ठीक है बच्चों, परंतु ज्यादा दूर न जाना, यही पेड़ के नीचे बैठकर खेलते रहना। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया रसोई में चली जाती है और बच्चे बाहर आ जाते हैं। चलो जग्गू, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं कुकू, छुपन छुपाई खेल खेल कर हम बोर हो चुके हैं। चलो आज कोई दूसरा खेल खेलते हैं। जग्गू, कौन सा दूसरा खेल? गुड़िया देखो, मौसम कितना साफ है, आज हम उड़ने की रेस लगाते हैं। नहीं जग्गू, अगर माँ को पता चला तो वो बहुत डांटेंगी। तो ठीक है गुड़िया, चलो फिर घर चलते हैं। नहीं खेलना मुझे कोई दूसरा खेल। घर वापस जाने की बात सुनकर गुड़िया और कुकू भी मान जाते हैं। ठीक है जग्गू, हम रेस लगाते हैं, मगर यहीं कहीं दूर नहीं जाएंगे। हाँ हाँ गुड़िया, चलो चलो। वो तीनों आपस में उड़ने की रेस लगाते हैं। तीनों बच्चों को उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। जग्गू बहुत जिद्दी था, वो पूरी ताकत से उड़ रहा था। वो गुड़िया और कुकू से बहुत आगे निकल गया था। मैं ही जीतूंगा तुम दोनों से। जग्गू जग्गू, वापिस आ जाओ, तुम बहुत दूर जा चुके हो। उड़ते उड़ते जग्गू चीलों के इलाके में आ गया था। तभी वो एक पेड़ से टकराकर नीचे झाड़ियों में जाकर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। गुड़िया और कुकू जग्गू को चारों ओर ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें जग्गू कहीं भी दिखाई नहीं देता। दोनों बच्चे रोते रोते वापिस अपने घर लौट आते हैं। गुड़िया कुकू, तुम रो क्यों रहे हो और जग्गू कहाँ है? माँ, हम उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर न जाने जग्गू कहाँ चला गया। गुड़िया बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? न जाने जग्गू कहाँ गया होगा। चलो जल्दी से, हमें उसे ढूंढना होगा। इधर नन्हे चील के बाबा शिकार ढूंढते हुए वहाँ से उड़ रहे थे। तभी उनको अपनी तेज आंखों से झाड़ियों में पड़ा हुआ जग्गू दिखाई देता है। वो बाबा चील उसके पास आ जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा पेट भरकर मांस खाएगा। चील वो झाड़ी को हटा देता है। अरे ये क्या, इसका तो एक पाँव टूटा हुआ है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। गोरी कभी दाना लेकर घर वापस आ रही थी। तभी उसे रास्ते में रानो चिड़िया और बच्चे मिलते हैं। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा जग्गू कहाँ है? फिर रानो चिड़िया गोरी कवि को सारी बात बताती है। अरे नहीं जग्गू, मेरा बेटा कहाँ चला गया है? सब जगह ढूंढने पर भी उन्हें जग्गू कहीं नहीं मिलता। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ये सब उस चिड़िया की वजह से हुआ है, मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब रानो चिड़िया घर पर नहीं थी तो गोरी कवि बच्चों के पास आती है। बच्चों, क्या तुम्हें लाल लाल फल खाना है? हाँ गोरी आंटी, मगर वो तो ऊंची पहाड़ियों पर है ना। हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ ने हमें वहीं पर बुलाया है। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर गोरी कवि दोनों बच्चों को साथ लेकर चीलों के इलाके में आ जाती है। बच्चों, तुम इसी पेड़ पर रुको, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आती हूँ। फिर गोरी कवि वहाँ से उड़ते हुए बाबा चील के पास चली जाती है। अरे कवि, तुम यहाँ कैसे? अरे चील भैया, क्या आपको चिड़िया के बच्चे पसंद हैं? हाँ हाँ कवि, कहाँ है चिड़िया के बच्चे? जल्दी बता, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अरे रुको रुको चील, वो सामने पेड़ पर दो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बैठे हैं, तुम जाकर उन्हें खा लो। फिर चील उन दोनों बच्चों के पास चला जाता है। अरे वाह, कवि ने तो बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ तो दो चिड़िया के नन्हे बच्चे हैं, इन्हें खाकर मेरा और मेरे बेटे का पेट भर जाएगा। चील उन्हें खाने ही वाला था कि तभी गुड़िया बोलती है। अरे अंकल, आप कौन हैं और मेरी मम्मा कहाँ है? तुम्हारी माँ कौन है? हमारी माँ रानो चिड़िया है, वो हमारे लिए लाल लाल फल लेने गई है, वो अभी आने ही वाली होंगी। रानो चिड़िया का नाम सुनते ही चील को गुस्सा आ जाता है। क्या रानो चिड़िया? क्या वही रानो चिड़िया जिसका रंग पीला है और गले में एक हार है? हाँ अंकल, वही है हमारी माँ। फिर चील गुस्से में वापस गोरी कवि के पास आता है। चील भैया, कैसे लगे बच्चे? हाँ कवि, वो बच्चे तो बहुत स्वादिष्ट थे, तुमने ऐसा क्यों किया? उन तो बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? फिर गोरी कवि सारी बात चील को बताती है। अरे कवि, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारा बेटा जग्गू अभी जिंदा है, वो तो मेरे बेटे के साथ खेल रहा है। अरे क्या,
ये मुझसे क्या हो गया? मेरे पंखों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे रो नहीं काव्य, मैंने उन बच्चों को कुछ नहीं किया, क्योंकि चिड़िया ने जिस बच्चे को सांप से बचाया था वो बच्चा मेरा ही था। वो दोनों बैठे ही हुए थे कि तभी रानू चिड़िया भी बच्चों के साथ वहाँ आ जाती है और चील भी जग्गू को लेकर वहाँ आ जाती है। अपने बच्चे को देखकर गौरी कवि बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया भी जग्गू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, माँ की अंधी ममता में मैं तुम्हारे बच्चों को चील के हवाले कर बैठी, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण आज हमारे बच्चे जिंदा हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर देना। माँ तो माँ ही होती है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। अपनी माँ की बात को कभी नहीं टालना और सदा अपनी माँ से प्यार करते रहना। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। गुड़िया बेटी, बाहर चूड़ियाँ बेचने वाली कवि आई है, जाकर रोकना उसे। गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है। आंटी, आंटी कवि, जरा यहाँ आना। फिर गौरी कवि गुड़िया के पास चली जाती है। मेरे पास रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ हैं। मेरी मम्मा ने लेनी है, वो आ रही हैं। तभी रानू चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। कवि बहन, क्या आपके पास लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? लाल, पीला, नीला और हरा सब रंगों की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। फिर रानू चिड़िया चूड़ियाँ देखने लगती है। अभी कल की ही तो बात है, मेरे घर में चोर आ गए थे और मैं बच गई। बैठे बैठे गौरी कवि ऐसे बात शुरू करती है। तो फिर क्या भाग गए वो चोर? मैंने तो अपने गहने छत पर छुपाए हुए थे, इसलिए मैं बच गई। चिड़िया बहन, तुम अपने गहने कहाँ रखती हो? मैं तो अपनी सारी कीमती चीजें इकट्ठी कर एक पुराने घोंसले में रखती हूँ। बहुत अच्छा करती हो चिड़िया, चोरों का आजकल पता नहीं कि कब आ जाएं। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को चूड़ियाँ दे देती है। कवि बहन, कितने पैसे हुए? नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी चूड़ियों के। मैं तो रोज इस जंगल में चूड़ियाँ बेचने आती हूँ, कभी आते जाते चाय पानी ही पी जाया करूँगी। ऐसा कहते हुए गौरी कवि अपनी टोकरी उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। मम्मा, ये कवि आंटी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने आपसे चूड़ियों के पैसे भी नहीं लिए। कालू, कालू, उठ जाओ, सोकर थके नहीं हो अभी तक? सारी रात जाकर काम करना होता है मुझे। आज क्या करना है और कहाँ जाना है, मैं सारी जानकारी ले आई हूँ। गौरी, कहाँ जाना है आज? एक चिड़िया रहती है पहाड़ों वाले जंगल में, आज उसके घर जाना है। उसने अपने सारे कीमती गहने एक पुराने घोंसले में छुपा कर रखे हुए हैं। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी और गुड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा दी है ना? जी मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगा दी है। गुड़िया बेटी, खिड़की भी बंद कर दो। मम्मा, खिड़की से बाहर की ठंडी हवा आ रही है, मैं सोने से पहले खिड़की बंद कर दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है। आधी रात हो जाती है। गुड़िया को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो भी जाकर अपने घोंसले में सो जाती है और खिड़की बंद करना भूल जाती है। कालू कौवा भी अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में निकल जाता है। कालू कौवे को पता था कि आज उसे कहाँ जाना है, इसलिए वो चिड़िया के घर के पास जाता है और वो रानू चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कालू का मामा वहाँ आ जाता है। भांजे, आज हमें कहाँ जाना है? मामा जी, ये चिड़िया का घर है, आज हमें यहीं से ढेर सारे गहने मिलेंगे। फिर कालू कौवा खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में जाता है। वो खिड़की के पास पड़ा हुआ दाना पेट भरकर खाता है और फिर पुराने घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद सोई हुई थी। मिट्ठू वहीं से किसी काम से जा रहा था। वो चिड़िया के घर के बाहर कालू के मामा जी को देखकर वहाँ आ जाता है। अरे काफे, तुम इस जंगल के काफे तो नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं तो यहाँ बुलबुल से कान के दर्द की दवा लेने आया था, मेरे कान में बहुत दर्द है। काफे, तुम गलत जगह पर आए हो, बुलबुल का घर तो नदी के पास है, ये तो चिड़िया का घर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। फिर कालू के मामा जी वहाँ से उड़ जाते हैं और मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू के जाते ही मामा जी लौटकर वहीं आ जाते हैं। फिर कालू कौवा भी एक थैली लिए बाहर आता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी कवि भी उठकर बैठ जाती है।
लाओ भांजे, मेरा हिस्सा मुझे दो। मामा जी, ये सोने के कंगन तो मैं ही लूंगी, आप सोने का हार रख लो। गौरी, मुझे भी कुछ दो, मैंने भी तो अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है। कालू जी, ये झुमके तुम रख लो। ऐसे वो काफी अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। हर तरफ तिनके ही तिनके देखकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, ये क्या हुआ? शायद कोई चोर आया होगा हमारे घर में। हाँ गुड़िया, पुराना घोंसला तो सारा टूटा हुआ है। अरे मेरे गहने, अरे गुड़िया बेटी, हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए। वो चोर सब कुछ लूट कर ले गया। मम्मा, मगर चोर को कैसे पता चला कि हमारी कीमती चीजें पुराने घोंसले में हैं? गुड़िया बेटी, चोर को सब मालूम हो जाता है। रानू चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर बुलबुल, मिठू तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, कल रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक कफे को देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने मुझे कहा कि वो बुलबुल से दवा लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन मिठू भैया, मेरे पास तो रात को कोई कौवा दवा लेने नहीं आया। बुलबुल बहन, फिर वही चोर होगा या चोर का साथी होगा वो। मम्मा, वो आंटी, वो चूड़ियों वाली आंटी जिसे आपने कल बताया था कि आप अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती हैं, वो भी तो उनकी साथी हो सकती है। फिर मम्मा चिड़िया को उस चूड़ियाँ बेचने वाली कवि की बात याद आती है। वो चोरनी है, वो हमसे पूछ जाती है कि हम अपने गहने कहाँ छुपा कर रखते हैं। फिर रात में वो अपना काम करते हैं। हमें उन कौवों को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। फिर कबूतर उन सबको अपनी योजना बताता है। दोपहर के बाद वो कवि फिर से जंगल में आ जाती है। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ। हरियाली तोती गोरी कवि को आवाज लगाती है, कवि यहाँ आओ, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है। फिर गोरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। कवि, मुझे हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ दे दो। अरे तोती, सुना है कि कल तुम्हारे जंगल में चिड़िया के घर से चोरी हो गई है। हाँ, चिड़िया के कीमती गहने चोरी हो गए हैं। तोती, हालात का तो तुम्हें पता है, इसलिए मैं अपने गहने छत पर छुपा कर रखती हूँ। हाँ, और मैं अपने गहने मटके में छुपा कर रखती हूँ ताकि किसी को पता न चले। बहुत अच्छा करती हो तुम। लो, ये हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ ले लो। फिर गोरी कवि हरियाली तोती को हरी चूड़ियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। चोरनी कवि, हमें सब पता चल गया है। आज रात को तुम्हें सोना नहीं बल्कि कुछ और ही मिलेगा। कालू जी, मामा जी को बुला लो और तैयारी करो, आज तोती के घर जाना है। गौरी, वो अपनी कीमती चीजें कहाँ रखती है? कालू, उसके घर में एक मटका होगा, वो अपनी सारी कीमती चीजें मटके में रखती है। रात को कालू कौवा अपने मामा के साथ दूसरे जंगल की ओर निकलता है। वो दोनों सीधा मिठू के घर की ओर जाते हैं। रानू चिड़िया, बुलबुल, मिठू तोता और कबूतर वो सब एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर लाठी लिए हुए बैठे थे। कालू कौवा खिड़की में से देखता है। मामा जी, रास्ता साफ है, घर में कोई नहीं है। कालू, जल्दी करो, वो मटका ही उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर कालू कौवा घर के अंदर जाता है और पीछे पीछे मामा जी भी। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो पीछे से सभी पक्षी भी आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। मम्मा, मामा जी, मुझे बचा लो, हम पकड़े गए हैं। मारो मारो इन्हें, ये चोर हैं। फिर सभी पक्षी मार मार कर उन्हें बंदर बना देते हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिलती है। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया और मिठू तोता तालाब से पानी पीने के लिए जा रहे थे। चिड़िया, कितनी तेज धूप है, मुझसे ये धूप अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी आसमान से कबूतर नीचे आकर गिरा। मिठू, ये तो कबूतर है। कबूतर भैया, आपको क्या हुआ? चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उड़कर तालाब पर पानी पी सकूं। मिठू भैया, कबूतर को उठाने में मदद करो। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता कबूतर को उठाकर तालाब पर लेकर जाते हैं। उन तीनों ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है, वो भी तालाब से पानी पीती है। तभी इन तीनों ने देखा कि बुलबुल रो रही है। क्या हुआ बुलबुल बहन, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, मैं अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने गई थी, लेकिन जब मैं वापस लौटी तो गर्मी और प्यास की वजह से मेरा बेटा मर चुका था। ये सुनकर तीनों को बहुत दुख हुआ। ऐसे बहुत से दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही और तालाब का पानी भी तेजी से सूख रहा था।
जिससे ज्यादातर पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया था। एक दिन रानू चिड़िया तालाब से पानी पीने गई तो उसने देखा कि तालाब आधा सूख चुका है। धूप भी बहुत तेज हो रही है और ये तालाब भी बहुत छोटा होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जंगल वासियों का क्या होगा। रानू चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। सामने गोरी कवि ने एक बोतल में नीली परी को कैद किया हुआ था। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दुष्ट कवि, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रही है जिसमें दूसरे पक्षियों का बुरा है, इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ। नहीं कर सकती तो मरने के लिए तैयार हो जा। फिर गोरी कवि ने शीशे की बोतल को जमीन में दबा दिया और उस पर मिट्टी डालकर गोरी कवि वहाँ से चली गई। तभी रानू चिड़िया वहाँ जाती है। रानू चिड़िया को आवाज आती है, अब तो मेरा मरना निश्चिंत है। इस जगह मुझे कौन बचाने आ सकता है? यहाँ तो मुझे कोई भी सुनने वाला नहीं है। नीली परी, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मिट्टी को हटाती है और नीली परी को आजाद कर देती है। नीली परी बोतल से बाहर आते ही उड़ नहीं पा रही थी। नीली परी जी, आप उड़ क्यों नहीं पा रही? चिड़िया, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चंबेली के फूल खाने पड़ते हैं और इस दुष्ट कवि ने मुझे पिछले 6 दिनों से इस बोतल में कैद कर रखा है, इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ और ना ही मेरा जादू काम कर रहा है। चिड़िया, अब तो मैं मरने वाली हूँ। नीली परी जी, तो आपको कैसे बचाया जा सकता है? क्या मैं आपको वो फूल ला कर दूँ? हाँ चिड़िया, अगर शाम होने से पहले तुम वो फूल ले आओगी तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है कि चंबेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं आगे बढ़ने से पहले पानी पी लेती हूँ, फिर ही मुझ में थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। रानू चिड़िया तालाब पर पहुँची, मगर वहाँ पानी और भी ज्यादा सूख गया था। जंगल के कई पक्षी तालाब के पास बैठे हुए थे, उन सब की हालत भी बहुत खराब थी। अरे कबूतर भैया, ये आप सबको क्या हो गया? चिड़िया, हम सबको बहुत प्यास लग रही है, मगर जितनी तेजी से ये तालाब का पानी सूख रहा है, हमने सोचा कि हम अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि अगर हम पानी पी गए तो सभी जंगल के पक्षी प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगी। ये कहते हुए रानू चिड़िया बिना पानी पिए ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म ना हो। धूप बहुत तेज थी, रानू चिड़िया बहुत प्यासी थी, उसे उड़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इस तरफ नीली परी भी मरने को तैयार थी, दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी। रानू चिड़िया 1 घंटे के बाद फूलों के बाग में पहुंची। उसे वहाँ चंबेली का पौधा मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चंबेली का पौधा मिल गया। उसने कुछ चंबेली के फूल तोड़े और वहाँ से भागी। रानू चिड़िया बहुत थक चुकी थी, मगर परी की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। ये लो नीली परी, मैं चंबेली के फूल ले आई हूँ। फिर परी वो फूल खा लेती है। फूल खाते ही परी फिर से उड़ने लगी और उसकी जान में जान आई। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे खुशी हुई परी जी कि मैं आपको बचा पाई। ये कहते हुए रानू चिड़िया भी अब जमीन पर गिर जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हुआ? नीली परी जी, मैं सुबह से प्यासी हूँ और तालाब सूख रहा है और सभी पक्षी तालाब के पास जमा हैं। वो सब जिंदा रह सके इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहते हुए परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों तालाब पर पहुंच गए, जहां सभी पक्षी बहुत बुरी हालत में पड़े थे। तालाब का पानी भी सूख चुका था। चिड़िया, तुम भी आ गई। लगता है हम सब एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ऐसा कहते हुए नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तालाब पूरा पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी पक्षियों ने उठकर पानी पिया। पानी पीने से सभी पक्षियों की जान में जान आई।
और उन सब के चेहरे खिल उठे। नीली परी, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बच पाई है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा कैसे धन्यवाद करें। नहीं, मेरी जान रानू चिड़िया ने बचाई है, तभी तो मैं आप सबकी जान बचा सकी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत भाग्यशाली है कि तुम जैसी एक अच्छी चिड़िया हमारी दोस्त है। सही कहा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये तालाब अब कभी भी नहीं सूखेगा। तुम सब पक्षी जितना भी पानी पियोगे, सुबह होते ही ये तालाब फिर से भरा होगा। अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।